हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं पार्ट 5 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। तो इससे पहले 4 पार्ट हो चुका है। यदि आप सब नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम सब जितने भी गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में जो जो कार्यक्रम हुआ था उसको, और वहाँ से लेकर भारत में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में, वहाँ तक सभी घटनाएं एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं देरी ना करते हुए। देखिए, सबसे पहले टालस्टॉय फार्म कब बनाए थे महात्मा गांधी जी, इसकी स्थापना कब किए थे? 1910 में। ये दक्षिण अफ्रीका की बात है, ठीक है। और स्थान कहाँ का है? जोहान्सबर्ग। ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। यहीं पर इसका स्थापना हुआ था। इसकी अगर एरिया की बात करें तो 1000 एकड़ में फैला है, ठीक है। कौन? टालस्टॉय फार्म। तो अगर एरिया पूछेगा तो आप बताएंगे 1000 एकड़। ये इसके लिए, इसके स्थापना के लिए जो ज़मीन था, ये जगह साउथ अफ्रीका के गांधी जी के एक मित्र थे। कौन? हरमन कॉलेन वेक। ये ज़मीन दिए थे इसके स्थापना करने के लिए। तो कौन दिए थे? हरमन कॉलेन वेक ज़मीन को दिया था। किसको? गांधी जी को। इसका एरिया 1000 एकड़ है। और नामकरण की बात करें, इसका नामकरण टालस्टॉय फार्म क्यों रखा गया? क्योंकि एक रूसी दार्शनिक लेखक थे, उनका नाम ही था टालस्टॉय के नाम पर रखा गया। क्यों रखा गया था? क्योंकि गांधी जी इनसे बहुत प्रेरित थे। देखिए, क्योंकि गांधी जी टालस्टॉय के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए टालस्टॉय के नाम पर ही इस फार्म का नाम रखा है, ठीक है। अब इसका काम क्या था? इसका काम था संस्कृत शिक्षा, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वावलंबन, स्वदेशी, मित्रता, सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। तो अगर आप सबको पूछ लिया जाए आप सबसे कि टालस्टॉय का उद्देश्य क्या था या काम क्या था, तब आप यही सब बताएंगे, ठीक है। तो टालस्टॉय कब स्थापित हुआ? फार्म 1910 में। आगे का देखिए, गांधी जी का भारत आगमन। अभी तक तो जो 4 पार्ट था, 4 पार्ट में महात्मा गांधी जी कब कैसे अफ्रीका में कौन सा आंदोलन किए थे, कहाँ कौन सा आंदोलन किए थे, ठीक है, बताया गया। अब गांधी जी का अब कहाँ पर आगमन होता? भारत में, ठीक है। तो गांधी जी भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को। तो कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी रहे? 21 साल दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है। और जब 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी भारत आए तो 9 जनवरी को इस तिथि को किस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, ठीक है। किस जहाज से आए थे महात्मा गांधी जी भारत? सुदीव जहाज से, ठीक है। सुदीव जहाज से दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और कहाँ पर आए थे? अप अपोलो बंदरगाह। ये कहाँ पर है? मुंबई, ठीक है। मुंबई पर आए थे अपोलो बंदरगाह। किस जहाज से? सुदीव जहाज से। आगे क्या है कि दक्षिण अफ्रीका से उनके साथ आए हुए समर्थकों को रहने के लिए एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1916 में किया गया। मतलब दक्षिण अफ्रीका से केवल महात्मा गांधी जी नहीं आते, उनके साथ उनके बहुत सारे समर्थक आए थे, ठीक है। तो उनको रहने के लिए एक आश्रम बनाया था, जिसको क्या बोला जाता है? सत्याग्रह आश्रम। इसकी स्थापना कब हुआ था, कब बनाया गया था? 1916 में। सत्याग्रह जो आश्रम है अहमदाबाद के कोचराब गांव में स्थित है, ध्यान देना। अगर ज़िले की बात करें तो अहमदाबाद, गांव की बात करें तो कोचराब गांव में, ठीक है। अब देखिए, 1916 में स्थापित हुआ था सत्याग्रह आश्रम। फिर 1917 में आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरण करके साबरमती आश्रम नाम दिया गया, ठीक। तो स्थापना तो 1916 में हुआ था, लेकिन फिर 1917 में इसको साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। तो जो सत्याग्रह आश्रम था, अब उसका नाम क्या हो गया? साबरमती आश्रम नाम हो गया, ठीक है। अब इसका काम क्या था साबरमती आश्रम का? कि सूत कटाई, है ना, स्वदेशी वस्त्र उद्योग और कुटीर उद्योग, ये सब से संबंधित काम यहाँ होता था। जो साबरमती आश्रम था एक नहीं था, कई सारे साबरमती आश्रम बनाया गया था, ठीक है। जिनमें से जो प्रमुख प्रमुख कुटिया है उसको बता देते हैं। साबरमती आश्रम में एक कुटिया था हृदय कुंज कुटिया, ठीक है।
और इसी कुटिया में महात्मा गांधी जी रहते थे। तो याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी किस मतलब वहाँ से आने के बाद, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद किस कुटिया में रहने लगे, तो हृदय कुंज कुटिया में। ठीक है, इसका नामकरण कौन किया था? काका कालेकर द्वारा। ठीक है, अगला कुटिया है नंदनी कुटिया। ठीक है, तो ये वर्तमान में अतिथि गृह मतलब घर है। मुख्य अतिथि जो यहाँ रुके थे, मतलब ये अभी भी वर्तमान समय में भी है नंदनी कुटिया। ठीक है, और इसे अतिथि गृह बनाया गया था। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके थे। कौन कौन नंदनी कुटिया में रुके थे? जवाहरलाल नेहरू साहब, राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर और सिराज गोपालचारी, ये सब इस कुटिया में रुके थे। तो नंदनी कुटिया में कौन कौन रुके थे, यहाँ उनका नाम लिस्ट है। ठीक है, तीसरा कुटिया कौन सा है? विनोबा मीरा कुटिया। ठीक है, विनोबा भावे यहाँ पर रुके थे, इसलिए इनके नाम पर ही रख दिया गया विनोबा मीरा कुटिया। और कौन रुके थे? मीरा बेन रुके थे। तो मीरा बेन मीरा कुटिया, विनोबा से विनोबा कुटिया, दोनों लोग रुके थे, इसलिए दोनों के नाम पर रख दिया गया। विनोबा भावे कब कब रुके थे? 1918 से 1921 तक। और मीरा बेन कब से? 1925 से 1933 तक। अच्छा, मीरा बेन है कौन? आप सबको लग रहा है ऐसे भारतीय है ना? नहीं, भारतीय नहीं है। मीरा बेन जो थी ब्रिटिश महिला थी। ठीक है, इनका वास्तविक नाम जो था मेडलिन ईस्टलेड था। आप सबसे नाम पूछा जा सकता है कि मीरा बेन का वास्तविक नाम क्या था, तो आप बताएंगे मेडलिन। और मीरा बेन का नाम कौन दिए थे? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। जो मेडलिन थी, इनको मीरा बेन कौन कहे थे? महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो पूछ सकता है मीरा बेन का नाम क्या था? मेडलिन। कहाँ की रहने वाली थी? ब्रिटिश महिला थी। अब देखिए, महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में। पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था महात्मा गांधी जी का भारत में, तो आप बताएंगे चंपारण सत्याग्रह। अब इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में। ठीक है, इसका कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरन नील की खेती करवाना, जिसमें 3/20 भाग पर अनिवार्य थी, जिसको बोला जाता था 3 प्रथा। ठीक, तो ये रेशियो याद कर लीजिए, कितने भाग पर अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने नील की खेती? 3/20 भाग पर। अब समस्या क्या थी? समस्या थी कि जब 19वीं सदी के अंत में कृत्रिम रंग का आविष्कार होने से नील की मांग में कमी हो गई। ठीक है, और कल कारखाने और नील बागान मालिकों का नुकसान होने लगा। आगे क्या है कि 3 प्रथा से मुक्त करने हेतु मनमाना कर वसूलने लगे थे अंग्रेजों ने, जिसको बोला जाता है तवान कर। ठीक है, और इनकी समस्या को गांधी जी के पास पहुंचाया गया, जो आगे चलकर आपको भी मिलेगा। ठीक है, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो जो 3 प्रथा थी, या अंग्रेजों के द्वारा जो कर लगाया गया था ना, इनकी समस्या को किसके पास ला गया था? गांधी जी के पास। और लाने वाले पहुंचाने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ला जी थे। ठीक है, और इनके साथ थे मुरली भरवा, जो कि बेतिया बिहार के रहने वाले थे। अब होता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, यहीं पर सब काम होगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था, और यहीं पर नरम दल और गरम दल भी एक दूसरे से मिले थे। प्रस्ताव पास इसमें क्या हुआ था कि लखनऊ के वकील एक थे ब्रज किशोर प्रसाद ने चंपारण के किसानों की समस्या का प्रस्ताव रखा था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। देखिए, प्रस्ताव पास तो ब्रज किशोर प्रसाद किए थे। ठीक है, और आगे चल के महात्मा गांधी जी ने इनको क्या कहा कि इसलिए गांधी जी ने ब्रज किशोर प्रसाद को बिहार के सेवा जीवन प्राण कहा ना। बिहार का जीवन सेवा प्राण किसको बोले थे महात्मा गांधी जी? ब्रज किशोर प्रसाद जी को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही प्रस्ताव रखा था, कौन सा? और जो बिहार में 3 वाला सिस्टम का प्रथा। ठीक है,
आगे क्या हुआ 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, मजरूल हक, नरहरि पारिक, महादेव देसाई के साथ चंपारण पहुँचे। तो महात्मा गांधी जी चंपारण कब पहुँचे थे? 15 अप्रैल 1917 में। इनके सहयोगी का नाम भी याद कर लीजिए, पूछा जाता है। अब नील की खेती के लिए सबसे ज़्यादा शोषण कहाँ हो रहा था? चंपारण में हो रहा था। ठीक है। और गांधी जी ने प्लांट एसोसिएशन के सचिव, उस समय प्लांट एसोसिएशन का सचिव कौन था? JM विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किए थे। ठीक है। तो सचिव कौन था? सचिव का नाम पूछा जाता है, JM विल्सन था। आगे क्या है कि चंपारण के मजिस्ट्रेट ने धारा 144 लगा दी और 16 अप्रैल 1937 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने की अधिसूचना जारी कर दिया। तो उस समय जो वहाँ का मजिस्ट्रेट था, ठीक है, चंपारण में कौन सा धारा लगा था? 144। आप जानते हैं 144 की मतलब भीड़ जो इकट्ठा होता है ना, उस पर पाबंदी लगाता है। फिर महात्मा गांधी जी को सूचना दिया गया कि आप यहाँ पर भीड़ न लगाइए। ठीक है, क्योंकि आंदोलन होगा तो भीड़ तो लगेगा ही। ठीक है। अब धारा 144 के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 21 अप्रैल 1917 को फिर छोड़ दिया गया। ठीक है। अब चंपारण में किसानों की स्थिति जांचने के लिए 6 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। ध्यान देना, कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। और उस समिति का नाम क्या दिया गया? चंपारण एग्रियन समिति। ध्यान देना, चंपारण एग्रियन समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? 6 सदस्य। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष बने थे FG सलाई साहब। और इसके सदस्य कौन थे? गांधी जी स्वयं थे, और राजा हरिहर प्रसाद और नारायण सिंह थे, और DJ रीड और G रैनी, LC आदमी, ये सब इसके सदस्य थे। ध्यान देना, एग्रियन चंपारण एग्रियन समिति में कुल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। अध्यक्ष कौन थे? G सलाई था। और सदस्य कौन कौन थे? आप सब एक दो बार देखेंगे, याद हो जाएगा। अब देखिए रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। 3 गठिया प्रथा समाप्त करने की अनुरोध था। ठीक है। आगे क्या हुआ कि लगान के खिलाफ सत्याग्रह किया गया। गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह। ध्यान देना, भारत में गांधी जी का कैसा सत्याग्रह था? प्रथम, लगान के खिलाफ। आगे क्या हुआ? फैसला क्या आया इसमें? फैसला आया कि 3 गठिया प्रथा समाप्त किया जाए। अवैध रूप से लिया गया कर का 25% वापस करना। मतलब जो भी कर ले लिए थे अंग्रेजों ने, इसमें क्या निष्कर्ष निकला कि उसका 25% वापस किया जाए। ध्यान देना, ये रेशियो आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए। अब देखिए, ये पूछा जाता है कि इस चंपारण सत्याग्रह का विरोध कौन किया था? तो आप बताएंगे NG रंगा ने किया था। ठीक है। तो कुछ लोग कहीं कहीं पर मौजूद होते हैं ना, किसी चीज़ का विरोध करने के लिए, तो याद कर लीजिए, पूछा जाता है। आगे क्या है? चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राजा के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो भी पूछ सकता है, ठीक है, कि मधुबनी जिला में किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा के राजा के विरुद्ध क्या किया था? आंदोलन। कब? जून 1919 में। गांधी जी द्वारा 14 नवंबर 1917 को चंपारण के बहरवा लखन सेन नामक गांव में पहला स्कूल स्थापित किया है। ठीक है। तो गांधी जी ने कहाँ पर पहला स्कूल स्थापित किया? 14 नवंबर 1917 को चंपारण जिला में। ठीक है। गांधी जी द्वारा दूसरा स्कूल कस्तूरबा सेवा केंद्र 20 नवंबर 1917 को भीतिर हरवन गांव में खोला था। दूसरा स्कूल का नाम क्या था? कस्तूरबा सेवा। कहाँ? भीती हरवा गांव में। ठीक है। और जो कस्तूरबा सेवा था, इसके बारे में देख लेते हैं कि बाद में भीती हरवा आश्रम कर दिया। जो कस्तूरबा सेवा नाम था, इसका नाम क्या कर दिया? भीतर हरवा आश्रम। ठीक है। तो ये दोनों स्कूल का नाम आप सबको याद होना चाहिए, कब स्थापित किया थे ये भी याद होना चाहिए। देखिए, यदि आप तैयारी कर रहे हैं BPSC के लिए ना, तो आप सबके लिए और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
आगे क्या, बिहार सरकार भीतिरहरवा आश्रम को ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित किया। तो बिहार सरकार है ना, तो इस आश्रम को ऐतिहासिक रूप से इसको स्थापित किया है। ठीक है। अब आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। तो महात्मा गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि कौन दिए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। और किसकी सफलता के, चंपारण के सफलता के कारण। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। आगे क्या, इस आंदोलन के बाद गांधी जी पूरे भारत में अपनी पहचान बना ली और अनेक क्षेत्रों से गांधी जी के पास समस्या को लेकर पत्र आने लगे। मतलब जब ये महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए तो सफलता मिली। जब सफलता मिली तो जहाँ जहाँ भी अंग्रेज शोषण कर रहे थे लोगों को, ठीक है, वहाँ के किसान, वहाँ के जो भी लोग थे, अपनी समस्या गांधी जी को पत्रकारों के माध्यम से या मिलने आते थे, डायरेक्ट मिलते थे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी जी इस आंदोलन के बाद फेमस हो गए थे। अब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में देखते हैं। कब हुआ था? 1918 में। अगली घटना क्या है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। चंपारण आप सब उतना पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में है, इससे ज़्यादा चंपारण से बारे में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ के जो समस्या क्या थी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की, तो मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्लेग बोनस बंद या कम देने का फैसला है। मतलब जो मिल मालिक थे वो मजदूरों को प्लेग बोनस बंद कर दिए थे या कम देने का फैसला दिए थे, और इसी के विरोध में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। कब? 1918 में। अब देखिए, एक थी अनुसुईया बेन। ठीक है, अनुसुईया बेन ने गांधी जी को पत्र लिखकर समस्या बताई। तो इसकी समस्या बताने वाली कौन थी? अनुसुईया बेन थी। ठीक है, तो अम्बालाल साराभाई जो मिल मालिक थे उन्हीं की बहन थी। ध्यान देना, मिल मालिक की बहन ने गांधी जी को बताए थे ये बात, मतलब यहाँ जो मिल मजदूर हैं इनके साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, अम्बाला साराभाई जो थी वो मिल मालिक की बहन थी। ये कौन थी? साबरमती आश्रम बनाने हेतु गांधी जी को आर्थिक सहायता भी दी। अभी आप ऊपर पढ़े थे ना, साबरमती आश्रम बना था, कई सारे बना था ना, तो उसमें आर्थिक मदद भी कौन दिए थे? अम्बालाल साराभाई। ठीक है। अब गांधी जी और मिल मालिकों में समझौता हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी जी वहाँ गए, तो जब वहाँ पहुँचे गांधी जी तो मिल मालिक जो थे और गांधी जी के मध्य क्या हो गया? समझौता। कौन कौन सा समझौता हुआ? देखिए, गांधी जी और मजदूर की मांग क्या था कि उनकी मजदूरी में 35% वृद्धि हो। मतलब जो महात्मा गांधी जी थे और जो मजदूर थे उनकी मांग थी कि मजदूरी कितना % बढ़ाया जाए? 35% तक। ठीक है। आगे क्या हुआ कि शर्त नहीं मानने पर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने मिल मालिकों ने शर्त को नहीं माना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप सबको बता दें समझौता क्या हुआ था। ठीक है, समझौते के तहत मिल मालिक 20% बोने पर तैयार हो। मतलब समझौता जो हुआ था और कितना % बोनस देने के लिए तैयार हुए? 20%। लेकिन जो उनकी दूसरी मांग थी कि उनका जो मजदूरी है, मजदूरी कितना % बढ़ाया जाए? 35%। लेकिन ये बात नहीं माना। बोनस वाला तो मान गया 20%, लेकिन मजदूरी वाला नहीं माना। जब नहीं माना तो क्या शुरू हुआ? आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। आगे क्या है कि मिल मजदूरों की मांग पूरी नहीं होने पर गांधी जी द्वारा 21 दिन का हड़ताल किया। ध्यान देना, तो कितना दिन का हड़ताल किए थे गांधी जी? 21 दिन का। अब मजदूरों का मनोबल गिरते देख गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन 21 दिन हड़ताल किए, तब देखें तब भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अब जो मजदूर थे उनका भी मनोबल गिरने लगा कि ये जो मिल मालिक हैं तो कहीं ना कहीं ये गांधी जी की बात नहीं मान रहे हैं। ठीक है, जब मजदूरों का मनोबल गिरता देखे महात्मा गांधी जी तो क्या किए? इसके बाद भूख हड़ताल पे बैठ गए। ठीक है, तो गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल भारत में यही माना जाता है। ठीक है, कहाँ पर? अहमदाबाद मिल मजदूरों के संदर्भ में। ठीक है,
यही पहला भूख हड़ताल था भारत में महात्मा गांधी जी का। अब देखिए जब हड़ताल के बाद क्या हुआ, फैसला क्या आया कि जो मिल मालिक थे, ठीक है, 35% मजदूरी बढ़ाने को तैयार हो गया। मतलब जब भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी बैठे, फिर उसके बाद जो मिल मालिक थे वो राजी हो गए 35% मजदूरी बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब अन्य सहयोगी कौन कौन से थे इसमें, सरदार पटेल भी थे, शंकर लाल बैंकर थे, अनुसुईया बेन भी थे इस आंदोलन में, ठीक है। तो इतना सारा इम्पोर्टेंट चीज़ें आप सब याद कर लीजिए, एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। अगला आंदोलन कौन सा, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह है। तो खेड़ा सत्याग्रह क्या था, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। कारण क्या था, फसल का 1/4 से कम होने पर भी अंग्रेजों द्वारा लगान वसूलना। मतलब अगर फसल 1/4 से कम हो रहा था तब भी अंग्रेज क्या कहते थे, लगान वसूलते थे, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918। अब समस्या क्या थी कि अंग्रेजों की अकाल संहिता के अनुसार यदि फसल 1/4 से कम होती है तो लगान माफ़ होगा। मतलब अंग्रेज खुद कहते थे, उनकी आचार संहिता में शामिल था कि अगर कभी अकाल पड़ता है और आपका जो अनाज है, आपकी जो फसल 1/4 से कम है तो आपको लगान नहीं देना पड़ा। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती वसूल रहे थे, ठीक है। फिर 1918 में अकाल आने पर फसल 1/4 से कम पैदावार हुआ और कम पैदावार होने के बाद भी सरकार, अंग्रेजी सरकार लगान वसूल रहा था, ठीक है, क्योंकि उस समय फसल भी कम हुआ था और सरकार ऊपर से लगान भी वसूल रहा था। तो इसी के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। अब महात्मा गांधी जी को पत्र लिखकर बुलाया गया, ठीक है। ये पत्र लिखने वाले कौन थे, मोहनलाल शंकरलाल, ठीक है। मोहनलाल थे और कौन थे, शंकरलाल थे। समस्या की जांच के बाद आंदोलन शुरू किया गया। फैसला क्या आया, आंदोलन शुरू हुआ जब, जो किसान लगान देने योग्य हैं केवल वही लगान दे, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि मतलब सबके पास, जैसे कुछ किसान थे, ठीक है, अकाल पड़ा था, कुछ तो पैदावार कर लिए थे, कुछ नहीं। अब जो मतलब देने योग्य थे केवल अब वही लगान देंगे और जो नहीं है वो नहीं देंगे, नहीं तो अंग्रेज तो सबसे वसूलते थे, ठीक है। तो दोस्तों इस सेशन में छोटा सा सेशन है, इस सेशन में इतना ही। अब इसके बाद का जो सेशन होगा और लास्ट इसके बाद वीडियो में आप सबको मिलेगा, ठीक है। अब मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।